जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आप लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का भाग 1 और 2 सुना। जिन लोगों ने भाग 1 व 2 को नहीं सुना वे भाग 1 व 2 में जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन का तीसरा भाग शुरू करते हैं। अंबेडकर के पारसी मित्र नवल मथेना ने समय पर जो रुपये की मदद की वह काफ़ी सराहनीय है। जब भी अंबेडकर को रुपयों की ज़रूरत पड़ती सबसे पहले नवल मथेना को ही कहते थे, क्योंकि वही सच्चा मित्र था जो हर संकट का साथी रहा। एक बार बहुत ही भावुकता में अंबेडकर ने मथेना को पत्र लिखा, मेरे बार बार धन मांगने के कारण तुम्हें जो तकलीफ होती है इसका मुझे बड़ा अफसोस है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। एक घनिष्ठ व सच्चे मित्र को भी इस तरह की तकलीफ़ें सहन करना मुश्किल है, लेकिन तुम सहन कर रहे हो इसका मुझे एहसास है। तुम मुझसे इस कारण मित्रता तोड़ना नहीं चाहोगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। उस समय जर्मन करेंसी की रेट बढ़ने वाली थी। भीमराव ने लंदन से जर्मनी जाने के लिए मथेना से 2000 रुपये मांगे तो उन्होंने अपने मित्र की मदद में हमेशा की तरह तुरंत भेज दिए। यह पैसे उनके जर्मन प्रवास के समय काफ़ी काम आए थे। लंदन में अध्ययन के समय अंबेडकर रुपया खर्च करने में पूरा ध्यान रखते थे। वे महीने का गुजारा सिर्फ 8 पाउंड में कर लेते थे, जो उस समय बहुत कम रकम होती थी। कपड़े भी बहुत कम खरीदते थे। शहर में टैक्सी आदि हर जगह पर पैसा खर्च करने की बजाय पैदल ही दूर दूर तक चले जाते थे। होटलों में भी नहीं जाते थे। सिनेमा थिएटर आदि मनोरंजन से भी दूर रहते थे। आखिर उन्हें पैसा बचाकर लंदन में समय पूरा करना था। उन्हें हर पल एक वाक्य याद रहता था, महान व्यक्ति मौज शौक करने के लिए नहीं बल्कि महान कार्य करने के लिए पैदा होते हैं और अपनी सारी शक्तियाँ और साधन इसी दिशा में लगाते थे। हालांकि वे पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे, लेकिन एक बार अक्टूबर 1922 के वे बीमार पड़ गए। फिर भी यह खबर उनके परिवार वालों को नहीं बताई। दरअसल रमाबाई अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करती थी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर लंदन में अपने अध्ययन में व्यस्त थे, फिर भी वह भारत में रहने वाले दलित समाज के अछूतों के उद्धार आंदोलन से भी जुड़े रहे। लंदन से ही वे मूक नायक अखबार को संभालते रहे। इसके लिए वे निरंतर लेख व पत्र लिखते रहे। हर पत्र में वे इस बात पर जोर देते थे कि अछूत जातियां संगठित हों ताकि सामूहिक रूप से एक होकर अपने मानवीय हकों के लिए संघर्ष करें। वे समाज सुधारकों की गतिविधियों व स्वास्थ्य के बारे में भी पूछते थे। अपने परिवार की भी वे पूरी चिंता करते थे। अपने बेटे और दिवंगत भाई आनंदराव के बेटे की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने के लिए लिखते थे। उन दिनों अछूतों के आंदोलन के साथ भारत की राजनीतिक गतिविधियों से भी पूरी तरह वाकिफ रहते थे। तिलक की मृत्यु के बाद गांधी युग शुरू हुआ था। देश के कई धार्मिक व समाज सुधारक संस्थाएं अछूतों के कल्याण का दावा करती थी, लेकिन कोई गंभीर नहीं थी। अछूतों की दशा बहुत दयनीय थी। उस समय उन्होंने अछूतों की समस्याओं के संबंध में भारतीय मामलों के विदेश मंत्री मैंटेग्यू और लंदन में रहे विट्ठल भाई पटेल से मिले और भारत के दलितों की दयनीय दशा से अवगत कराकर उचित कदम उठाने का निवेदन किया। मैंटेग्यू से मुलाकात के बाद 3 फरवरी 1921 को छत्रपति साहू जी महाराज को लंबा पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि यह ब्रिटेन में भारत के अछूतों की दशा सुधारों के मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है। भारत के अछूत विरोधी व शोषणकारी धार्मिक व राजनैतिक ताकतों ने अंग्रेजों को गुमराह कर दिया है, लेकिन जब भी मौका मिलता मैं प्रतिष्ठित अंग्रेजों से मिलकर भारत की सामाजिक समस्याओं के बारे में पूरा बताता हूँ। मैंने मॉन्टेग्यू को भी कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि भारत के करोड़ों अछूतों की मुक्ति का सवाल है। अछूतों की सामाजिक समस्याएं व राजनीतिक भागीदारी का सवाल है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मॉन्टेग्यू ने काफ़ी रुचि ली। उन्होंने मुझसे कहा कि अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भारत जाकर सरकार से बात करना। वे चाहते हैं कि मैं बम्बई
विधानमंडल का सदस्य बन जाऊं। हालांकि यह काफ़ी लुभावना लगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत कीर्ति का आकर्षण नहीं था, बल्कि मैं उच्च अध्ययन कर अछूतों के लिए इससे बड़ी सेवा करना चाहता हूँ। उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन टाइम्स के संपादक से भी दोस्ती कर ली थी, जिसमें वे अछूतों की शिक्षा व अन्य विषयों पर लेख लिखते थे। अभी तक भारत में दलितों की राजनीतिक दृष्टि से पूरी अनदेखी होती थी, लेकिन 1919 के कानून के अनुसार पहली बार गवर्नर जनरल द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रतिनिधि तथा प्रादेशिक असेंबली में दलित वर्ग के लिए स्वीकार किया। अंबेडकर शाम को खाना खाने के बाद कई बार पुरानी किताबों की शॉप पर भी जाते थे और अपनी पसंद की किताबों को खरीद ही लेते थे। एक दिन उन्हें भारतीय सेना से संबंधित गटेकरी कमीशन की रिपोर्ट की किताब मिल गई, लेकिन अगले दिन 2 दिन तक भोजन के लिए पैसे नहीं थे। किताब खरीद ली और अगले 2 दिन तक पापड़ खाकर ही पेट की आग बुझाते रहे। इस किताब को पाकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि इसी आधार पर वे ब्रिटिश सरकार से पत्र व्यवहार करके भारतीय सेना में महार बटालियनों को फिर से खड़ा किया। अंबेडकर की अछूतों को यह महान देन और पहली जीत थी। उन दिनों उन्हें मराठी नाटक पढ़ने का भी शौक था। वह अपने मित्र शिव तारकर को लिखते थे और वह उन्हें प्रसिद्ध लेखक गडकरी के मराठी ड्रामा भेजते रहे। एक बार उन्होंने मेकुलोलकल की रिकार्डिस वर्क नामक पुस्तक को बम्बई के एक बुक स्टॉल से खरीदकर लंदन भेज दिया था। समय गुजरता गया, डॉक्टर अंबेडकर का रिसर्च वर्क पूरा हो गया। जून 1921 में लंदन यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर को ब्रिटिश भारत में प्रांतीय जमाबंदी विषय के प्रबंध पर MSc की डिग्री प्रदान की। फिर वे DSc के लिए प्रबंध लिखने लग गए। 4 सितंबर 1921 को अंबेडकर ने छत्रपति साहू जी को पत्र लिखकर 200 पाउंड भेजने की विनती की और लिखा कि भारत आने पर यह रकम ब्याज के साथ चुका दूंगा। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत में सामाजिक लोकतंत्र के लिए जो बड़ा आंदोलन प्रगति कर रहा है, उसके आधार स्तंभ आप ही हैं। पहली डिग्री के 1 साल बाद अक्टूबर 1922 में रुपये की समस्या द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक प्रसिद्ध थीसिस लिखकर DSc डिग्री के लिए प्रस्तुत किया। इस प्रकार 2.5 साल में ही दोनों डिग्रियां प्राप्त कर लीं और बार 8 लाख की परीक्षा के लिए कानून की पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच वह यूरोप में एजुकेशन के प्रसिद्ध जर्मन शहर बान चले गए, ताकि बान यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स में PhD कर सके। वे अप्रैल 1922 से मई 1922 तक जर्मनी में रहे। वहाँ वे जर्मन व फ्रेंच भाषा का अध्ययन करने लगे, साथ ही एक कॉलेज में संस्कृत भी पढ़ाते थे। मुश्किल से 3 महीने निकले कि उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एडविन कैनन ने वापस लंदन बुला लिया। दरअसल अंबेडकर की थीसिस के परीक्षक ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, इसलिए उन्होंने इसमें कुछ संशोधन कर फिर से प्रस्तुत करने के लिए लिखा। थीसिस में अंबेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कई अखड़ती हुई बातें लिखी थी, जो परीक्षकों को काफ़ी कड़वी लगी। इससे पहले यूनिवर्सिटी में एक बार अंबेडकर ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नामक लेख स्टूडेंट काउंसिल में पढ़ा था, तो बहुत बहस हुई थी और ब्रिटेन के शिक्षा जगत में एक भूचाल आ गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी समझा जाने लगा था। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ साइंस के प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने तो बाकायदा कहा था कि लेख में व्यक्त विचार स्पष्ट रूप से क्रांतिकारी स्वरूप के हैं। प्रोफेसर लास्की के इस कथन में कोई संदेह भी नहीं था, क्योंकि वाकई अंबेडकर ही थे जो खुद लंदन में पढ़ रहे थे। अभी डिग्री लेना बाकी था, लेकिन उस निडर व सच्चे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोगों को उनके ही देश में खरी खरी कहकर नाराज किया और उनके द्वारा किए जा रहे भारत के शोषण से पर्दा उठाया था। भारत के जातवादी मानसिकता के लोग जब भी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय नेताओं का मूल्यांकन करेंगे, तो उस दिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम सच्चे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की सूची में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। प्रोफेसर कैनर द्वारा
अंबेडकर को अपनी थीसिस में कुछ ज़रूरी सुधार के लिए सलाह दी तो अंबेडकर उसमें जुट गए। इधर उनके पास जितना पैसा था वह खर्च हो चुका था। अब लंदन में रहकर थीसिस का सुधार काम करना संभव नहीं था। जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया था वह वे अपने पसंद की किताबों पर खर्च करना चाहते थे। इधर भारत में भी उनका परिवार भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा बचा हुआ थीसिस वर्क बम्बई में रहकर पूरा करने का तय किया। ऐसा देखा गया है कि जो महान लोग मानव कल्याण के मिशन में रात दिन लगे रहते हैं वे बुद्धिमान व प्रतिभाशाली भी होते हैं। ऐसे में कई लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और मिशन से जुड़ जाते हैं। सन 1920-1923 के बीच बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो विश्व प्रसिद्ध लंदन म्यूजियम की लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक पढ़ते लिखते रहते थे। वहीं पर एक दिन एक अंग्रेज युवती FX फेनी फिtzgerald से मुलाकात हुई। भीमराव के जीवन व उद्देश्य के बारे में जानने के बाद वह बहुत प्रभावित हुई। उसे भारत के अछूतों की पीड़ा के प्रति बहुत सहानुभूति थी, इसलिए किसी भी प्रकार से बाबा साहब के मिशन में सहयोग करना चाहती थी। वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सेक्रेटेरिएट में नौकरी करती थी। वह लाइब्रेरी के अलग अलग ग्रंथों के पैराग्राफ निकालकर बाबा साहब के सामने तैयार रखती थी। वह भारत के अछूतों के आंदोलन से जुड़ना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब ने आगे पीछे सोचकर मना कर दिया। फिर भी वह बाबा साहब के व्यक्तित्व व कृतित्व से आकर्षित व प्रभावित होकर जुड़ी रहती थी। खास बात यह थी कि FX के सहयोग के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर संसदीय कार्य प्रणाली का निरीक्षण कर उसको बहुत गहराई से अध्ययन कर पाए। अंबेडकर से रिसर्च वर्क में उसका बहुत बड़ा योगदान है। वह ब्रिटेन के मजदूर वर्ग की सुशिक्षित, सुंदर व सौम्य महिला थी और लगभग 20-25 वर्ष तक दोनों के बीच पत्र व्यवहार चलता रहा। जब डॉक्टर अंबेडकर भारत आए थे तो काफ़ी किताबें लंदन में ही रखी हुई थी, जिन्हें बम्बई भेजने के लिए कुछ पैसे भेजे। FX ने अपनी ओर से कुछ पैसे मिलाकर बाबा साहब की सारी किताबें बम्बई भेज दी। बम्बई में चर्चा होने पर बाबा साहब अपने लंदन के महिला मित्र के योगदान की बहुत सराहना करते थे। लंदन के मुश्किल हालात में वह एक बड़ा सहारा बनी। FX का लंदन में 1944 में देहांत हो गया। दोनों वैचारिक व मिशनरी मित्रों के बीच लंबे समय तक हुए पत्र व्यवहार में FX डॉक्टर अंबेडकर के स्वास्थ्य व अछूतों के अधिकारों के आंदोलन के प्रति बहुत चिंता व सहानुभूति प्रकट करती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक किताब में भी FX को समर्पित की है। 11 मार्च 1925 को लिखे एक पत्र में FX लिखती हैं, मेरे प्रिय भीम, ऐसा लगता है कि आप फिर से जरूरत से ज़्यादा काम करने में व्यस्त रहने लगे हैं। आप अपने ऊपर काम का बहुत बोझ लाद रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप बीमार रहेंगे तो आगे का काम कैसा कर पाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप कार्य का बोझ कम व गति धीमी कर दें। धीरे धीरे काम करना अधिक अच्छा होता है। इसलिए नहीं कि आप धर्मपत्नी और परिवार आप पर निर्भर है, बल्कि इस समय आपको अपने लिए भी सोचना है। कृपया अपनी देखभाल ठीक तरह से करें। धन की कमी के कारण सस्ती समुद्री यात्रा की राह पकड़ी। लंदन से भारत लौटने के लिए भीमराव के पास रुपए नहीं थे। इसके लिए छत्रपति साहू जी ने आर्थिक मदद की। उन्हें कम खर्च वाला मार्ग ढूंढना था, इसलिए वे लिवरपूल से कोलंबो से मद्रास और बम्बई आए। इसके लिए उन्होंने कोलंबो जाने वाले एक मालवाहक जहाज़ का टिकट लिया। इस जहाज़ पर उन्हें जो कमरा मिला उसके चारों ओर सुअर, बतख, अन्य जानवर और काले निग्रो ईसाई, चीनी, हिंदी, अरबी आदि अलग अलग देशों और धर्मों के अति साधारण प्रकृति के यात्री साथ थे। जहाज़ पर काम करने वाले मजदूर भी साथ थे। शराब पीना, नाचना, गाना और अन्य प्रकार के खेल खेलते, हंसते, इटलाते रहना ही इन यात्रियों का हर दिन का कार्यक्रम था। लेकिन हर रोज़ ढेरों किताबें पढ़ना, लिखना और भावी समाज कार्य की रूपरेखा तैयार करना, चिंतन करना ही डॉक्टर अंबेडकर का जहाज़ पर दैनिक कार्यक्रम था। जहाज़ पर गर्मी के कारण बुरा हाल होता था
लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। जब कोलंबो में उतरे तो बाहर जाने के लिए सभी लोग मानव द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शों में बैठे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नहीं बैठे, क्योंकि वे सभी भारत से आए अछूत ही थे और डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे रिक्शों में बैठना अमानवीय लगा। कोलंबो से मद्रास होते हुए रेलगाड़ी से बम्बई पहुंचे। दादर रेलवे स्टेशन से सुबह 5 बजे हाथ में बैग लेकर पैदल ही परेल पोयबावड़ी की ओर चल दिए। सुबह की बेला में अछूतों को वह तारणहार अपने घर पहुंचा और आवाज़ लगाई, यशवंत, अरे मुकुंद। धीमी आवाज़ में 2-3 बार आवाज़ देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे की कुंडी बार बार खटखटाते हुए साहेब जोर से चिल्लाए, सुडक क्या मक क्या, अरे 5:30 बज गए, फिर भी अभी तक कोई नहीं जागा। कितने आलसी हैं ये लोग। और उनके ये शब्द पूरे ही हो रहे थे कि रमाबाई कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। एक नज़र देखते ही बोली, साहेब। बस यही एक शब्द कहकर उन्होंने बाबा साहब का बड़ी विनम्रता से अभिवादन किया, उनके चरणों की वंदना की। बाबा साहब को देखकर रमाबाई की आंखों में खुशी की आंसुओं की धारा बह गई। वह आंसुओं को रोक नहीं पाई। परिवार की अथाह पीड़ा व दुखों को छुपाकर वह खुश थी कि साहब वापस घर आ गए। बाबा साहब भी अपनी प्रियतमा रामू से मिलकर अत्यंत खुश हुए। परिजनों के अलावा मजदूर, बस्ती की चाल के बच्चे व कई स्त्री पुरुष बाबा साहब से मिलने आए। प्रॉब्लम ऑफ रूपी महान रिसर्च ग्रंथ की रचना 14 अप्रैल 1923 को अंबेडकर बम्बई आ गए। कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनकी वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस DSc से सम्मानित किया गया। उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपये की समस्या प्रॉब्लम ऑफ रूपी लंदन के प्रोफेसर P.A. किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता पिता को उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार के रूप में समर्पित किया था। उन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। इस ग्रंथ की भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन द्वारा लिखी गई। हालांकि प्रोफेसर एडविन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंबेडकर की बुद्धिमत्ता से लिखे गए ग्रंथ की बहुत तारीफ की। यही नहीं, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की। इससे अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रुपये का पाउंड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब तक अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA, PhD, लंदन यूनिवर्सिटी से MSc, DSc और ग्रेज इन से बार 8 लाख की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अब वे दलितों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर दृढ़ता से अधिकारपूर्वक विचार कर सकते थे, नेतृत्व का मार्गदर्शन कर सकते थे। अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था। उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था। अब उनके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, रिलीजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। अब वह महाराष्ट्र के रानाडे, भंडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे, लेकिन अंबेडकर का व्यक्तित्व कहीं ऊंचा था। उस समय पूरे भारत में उनके बराबर शिक्षा ग्रहण किया कोई व्यक्ति नहीं था। अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था। हिंदू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फूले ने शुरू की थी। अंबेडकर फूले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अब बम्बई में उन्होंने वकालत कर परिवार का भरण पोषण करने तथा समाज सुधार के लिए काम करने का तय किया। वे परिवार के पास रहकर उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहते थे, जो अब तक नहीं कर पाए थे। वकालत के पेशे द्वारा
वे अछूत वर्ग का भी भला करना चाहते थे, लेकिन उस समय पैसों का भारी संकट था। यहाँ तक कि वकालत की सनद लेने के लिए पास में पैसे नहीं थे। इस समय फिर उनके मित्र नवल मेथेना ने मित्रता का फर्ज पूरा किया। उनके दिए पैसे से मित्र भीमराव ने वकालत की सनद प्राप्त की। एक बैरिस्टर के रूप में जून 1923 में वकालत शुरू की। प्रैक्टिस तो शुरू कर दी थी, लेकिन हर ओर जातिवादी मानसिकता के चलते सफल होना आसान नहीं था। जात से अछूत, कानूनी दांवपेचों का अनुभव नहीं होना, आंदोलन का खराब माहौल आदि कई मुश्किलें सामने खड़ी थी, लेकिन साहस के धनी अंबेडकर को अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा भरोसा था। फिर ये कोई नई समस्या नहीं थी। जातीय भेदभाव के कड़वे दंश को वे आज तक झेलते आ ही रहे थे। समस्याओं के आगे झुक जाना उन्हें स्वीकार नहीं था। वह तो अपने अछूत समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे थे। लंदन से लौटने के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें सम्मान पत्र और कुछ धन की थैली भेंट करने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन बाबा साहब ने इसके खिलाफ साफ मना कर दिया। अब वे शाम के समय बस्ती के लोगों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। वे अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन दिनों बाबा साहब के प्रति समाज में नई आस्था व उत्साह था। खूब हलचल थी, लेकिन अछूत जातियां संगठित न होने के कारण बिखर पड़ी थी। जून 1923 में बाबा साहब ने बॉम्बे बार की अपीलीट शाखा में वकालत शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट में जात की सड़ांध भरी पड़ी थी। अछूत वकील के लिए तो वहाँ संघर्ष कई गुना ज़्यादा था। वहाँ उनका मुकाबला यूरोपियन बैरिस्टरों में से था। वहाँ यह धारणा थी कि वे अंग्रेज जजों के सामने ज़्यादा प्रभावशाली होते थे। गोरी चमड़ी के बैरिस्टर वकीलों की जज ज़्यादा मानते थे, इसलिए भारतीय वकीलों को भी इसका एहसास था। भीमराव के लिए तो हर ओर दरवाजे बंद थे। श्रवण हिंदू सॉलिसिटर तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने को तो बिल्कुल मना कर देते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अछूत बैरिस्टर के साथ काम करने से दूसरे श्रवण हिंदू उनके पास आना बंद कर देंगे। ऐसी दशा में अंबेडकर जिला कचहरियों में भी वकालत करते थे। शुरुआती संघर्ष के बाद उनकी वकालत की चर्चा होने लगी और सफलता मिलती गई। उन्होंने लोगों की उस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि यूरोपियन बैरिस्टर भारतीय बैरिस्टरों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। धीरे धीरे वह अपने वकालत के व्यवसाय में अपने आप के भरोसे जीने लगे। इससे वे पैसा भी कमाने लगे, सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय होने लगे। बाबा साहब तो इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित थे। इस विषय पर उनका पूर्ण अधिकार था, गहरी समझ थी। इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ विषयों में किताबें लिखने की भी तैयारी की। स्टडीज इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक लॉ नामक ग्रंथ की टाइप की गई प्रति भी उन्होंने एक कंपनी को प्रकाशित करने के लिए दे रखी थी, लेकिन वह किताब पब्लिश नहीं हो पाई। उन दिनों सरकार के मुद्री नीति के कारण कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता था, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता था। अंबेडकर ने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कमीशन के जरिए कई शोध ग्रंथ व परियोजनाएं प्रस्तुत कर मुद्रा योजना में सुधार का रास्ता बताया। पौंड के हिसाब से रुपये का मूल्य क्या हो, इस पर भी अपनी रिपोर्ट दी, जो काफ़ी चर्चित भी रही। जब उनकी आर्थिक दशा थोड़ी ठीक हुई तो सामाजिक व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने लगे। उन्हें सरकारी नौकरी के भी आमंत्रण मिले, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा समारोह में उन्होंने कहा था, जब मैं लंदन से पढ़कर वापस आया तो सरकार ने मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहा, लेकिन उस रस्सी को मैंने गले में इसलिए नहीं बंधवाया कि मेरे सरकारी नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। उन्हीं दिनों केलुस्कर साहब के प्रयासों से एल्फिस्टन कॉलेज में दोबारा नौकरी मिल रही थी, लेकिन बाबा साहब ने विनम्रता से इनकार कर दिया कि अब वह ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते जिससे उनके समाज सुधार आंदोलन में रुकावट पैदा हो, लेकिन परिवार खर्च के लिए कहीं से रुपए कमाना भी तो जरूरी था। इसलिए उन्होंने बार्टली बॉयज अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चर के पद पर ज्वाइन किया। वे यहाँ व्यापारिक कानून पढ़ाते थे और जून 1925 से मार्च 1928 तक इस पद पर रहे। इस नौकरी के साथ वह सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में सक्रियता के कारण वकालत का पेशा प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वहाँ तो जमकर बैठना जरूरी था। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस पर ध्यान देना
भी बहुत कम कर दिया। आखिर उनके जीवन का लक्ष्य तो समाज सुधार था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाज व देश दुनिया में खलबली से अछूत वर्ग के दिलो दिमाग में भी हलचल पड़ने लगी। कपड़े के व्यवसाय में तेजी से अछूतों की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। देश दुनिया में लोकतंत्र की बढ़ती मांग के साथ ही समाज सुधार आंदोलन को भी गति मिली। बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में अछूतों के मानवीय हकों के लिए आवाज़ उठने लगी। कई अछूत इस्लाम भी अपना रहे थे, तो कुछ हिंदू संस्थाएं उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए कार्यक्रम कर रही थी। कांग्रेस के सम्मेलनों में अछूतों की दयनीय दशा के लिए कुछ करने की मांग उठी। इसी बीच बाबा साहब व रमाबाई के घर 15 जून 1924 को पुत्र रत्न का जन्म हुआ, लेकिन एक माह बाद 19 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, अछूतों के आत्मसम्मान के नए युग की शुरुआत। 20 जुलाई 1924 को अंबेडकर के बम्बई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। इसके लिए बम्बई के दामोदर हॉल में दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं तथा अन्य वर्ग के समाज सुधारकों की एक बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि सरकार के समक्ष दलित वर्ग की सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को रखने व समाधान पाने के प्रयास करने चाहिए। संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया। डॉक्टर अंबेडकर इस संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध वकील चिमनलाल हरिलाल चितलवाड़ तथा उपाध्यक्ष मेयर निसीम रुस्तमजी जिनवाला, नारीमन डॉक्टर परापंजे, डॉक्टर चावड़ और विजय खेर थे। खेर बाद में बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस सभा के निम्न उद्देश्य थे: पहला, दलित वर्ग में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए छात्रावास खोलना आदि। दूसरा, लाइब्रेरी, सोशल सेंटर तथा स्टडी सर्कल खोलकर दलित जातियों में जागरूकता व संस्कारों का प्रचार करना। तीसरा, दलितों के आर्थिक सुधार के लिए इंडस्ट्रियल व एग्रीकल्चरल कॉलेज खोलना। चौथा, दलित वर्गों की विभिन्न समस्याओं को सरकार व समाज के साथ रखना तथा निवारण करना। उस समय सवर्ण वर्ग के कई समाज सुधारकों द्वारा समाज सुधार व अछूतों के उद्धार के लिए संस्थाएं चलाई जा रही थीं, लेकिन कोई भी अछूतों की समस्याओं का बड़ा कारण हिंदू धर्म की जात व्यवस्था पर प्रहार नहीं करती थी। वे जड़ों पर चोट करने के बजाय सिर्फ पत्ते झाड़ती थी। वे अछूतों की पीड़ाओं को पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी और सवर्ण हिंदू परिवार के सुधार तक ही सीमित थी। अंबेडकर को कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसलिए अलग से संस्था की स्थापना की। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना के साथ ही दलितों में आत्मसम्मान के एक नए युग की शुरुआत हुई। सभा के कामकाज का असर समाज में दिखने लगा। संस्था की ओर से अपील प्रकाशित करवाकर महाराष्ट्र में काफ़ी संख्या में वितरित की गई, जिसमें हिंदू समाज को कहा गया कि वह छुआछूत व जातिगत घृणा को मिटाने की कोशिश करें। यह चेतावनी भी दी गई, जब तक देश का एक बड़ा वर्ग इस तरह दयनीय दशा में रहेगा, देश तरक्की नहीं कर सकेगा। यह चेतावनी इसलिए भी दी गई कि बार बार ध्यान में लाने के बावजूद हिंदू नेताओं का ध्यान दलितों की समस्याओं के निवारण पर नहीं जा रहा है। जो काम कर रहे थे वे हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा आदि तक ही सीमित था। उनके सुधार का क्षेत्र सवर्ण वर्ग तक सीमित था। ज्योतिबा फूले व छत्रपति साहू जी महाराज के अछूत समाज कल्याण आंदोलन से काफ़ी फर्क पड़ा था, लेकिन उनके निधन के बाद इस दिशा में कोई नज़र नहीं आ रहा था। 1924 में 12 वर्ष के कारावास के बाद सावरकर को अंडमान जेल से रिहा कर दिया। 9 जनवरी 1924 को रत्नागिरी में बस गए। 2 साल की जेल के बाद गांधी जी को भी अस्वस्थ होने के कारण रिहा कर दिया। गांधी युग शुरू हो चुका था, लेकिन कांग्रेस सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सावरकर व गांधी भी अछूतों के उद्धार पर काम कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर की सोच व दिशा उनसे अलग थी। सावरकर ने हिंदू संगठन संस्था बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य अछूतों का विकास करना था। दलितों की दरिद्रता व दासता से मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने तय कर रखा था। अंबेडकर कहते थे, गुलाम को उसको गुलामी का एहसास करा दो, वह खुद ही अपने आप पर विद्रोह कर लेगा।
वह बार बार कहते थे, स्वाभिमान व अपने उद्धार के लिए संघर्ष करते रहो। दरअसल माता व दाई के प्रेम में जो फर्क होता है वही अंबेडकर और गांधी या सावरकर के काम में था। आज भी कई बार यह सवाल खड़ा किया जाता है कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया। हाँ, यह सच भी है, लेकिन वास्तविकता क्या थी? इतिहास गवाह है कि सवर्ण हिंदू सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। देश में स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद राजनीतिक सत्ता हासिल करना था। सवर्ण हिंदुओं के सिर पर सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का डंडा था और अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने पर सत्ता उन्हीं के हाथों में आने वाली थी। देश में हंसी में पटक दिए गए अछूत वर्ग के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आने वाला था। भारत के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई थी। पशुओं से भी बदतर हालत थी। अछूत वर्ग तो सीधे तौर पर सवर्ण हिंदुओं का गुलाम था। अंग्रेजों की बजाय वह तो सवर्ण हिंदुओं के शोषण, अन्याय, अत्याचार से पीड़ित था। वह तो राजनीतिक व सामाजिक गुलामी की दोहरी मार से दबा हुआ था। राजनीतिक गुलामी की अपेक्षा सामाजिक गुलामी ज़्यादा अमानवीय व कष्टकारी होती है। डॉक्टर अंबेडकर का देश व समाज के कर्णधारों को यही कहना था कि पहले हमें सामाजिक व धार्मिक गुलामी से आज़ाद करो, तब हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। उस युग दृष्टा को यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि राज्यकर्ताओं से दुश्मनी मोल लेना दलित समाज के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। यदि वह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते तो उन्हें सवर्ण हिंदुओं के साथ ब्रिटिश सत्ता से भी संघर्ष करना पड़ता, जो मुश्किल व असफल प्रयास होता। वे अपने मानवीय हकों के लिए हिंदू समाज से संघर्ष करते हुए ब्रिटिश सत्ता से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना के समय ही देश के 6 करोड़ पद दलितों में आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान व खुद को अपने पैरों पर खड़े होने के युग का बिल्कुल बच चुका था। सभा की चर्चा बम्बई से आगे पूरे महाराष्ट्र में होने लगी। शुरू में जब बम्बई शहर में सभाएं होती थी तो बहुत निराशा होती थी, क्योंकि 5-10 कार्यकर्ता ही होते थे। दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन सभा की गतिविधियां तेज हुई तो लोग खुद आगे आकर आने लगे। इस संस्था के मुंबई प्रदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1924 में ही सोलापुर जिले में बार्सी नामक स्थान पर हुआ। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दलित वर्ग को भारतीय समाज के उच्च वर्ग के बराबर सामाजिक व राजनीतिक समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास करने चाहिए। इसमें यह भी हुआ कि इस काम के लिए उच्च वर्ग की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने अपने वर्ग के उत्थान के लिए नया नारा दिया, अपनी सहायता श्रेष्ठ सहायता। उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी समाज सुधार कार्यक्रम उच्च वर्ग के लोगों द्वारा चलाए गए थे, इसलिए अब ये प्रयास निचले स्तर से शुरू किए जाने जरूरी हैं, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने संबोधित किया कि अब तक जो समाज सुधारक, राजा महाराजा, मानवतावादी, देशभक्त व महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपने ढंग से इस सामाजिक बीमारी का डायग्नोसिस व ट्रीटमेंट किया है, लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बीमारी तो पेट में थी और दवा सिर दर्द की दी जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू महासभा आदि द्वारा चलाए जा रहे अछूत उद्धार कार्यक्रम असफल होने के कारणों के बारे में बताया कि इन संस्थाओं की अगुवाई कर रहे नेताओं के मन व विचार बहुत ही रूढ़वादी व दकियानूसी थे। उन्होंने अपने हितों के लाभ के लिए ही अपने सुधार कार्यक्रमों को सीमित रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों में स्वाभिमान की भावना भरी, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों की दया पर निर्भर रहने की बजाय अपने हक मांगने की ताकत प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। यह दलित वर्ग का खोया स्वाभिमान व अस्मिता वापस हासिल करने की पहली कोशिश थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने की। उनके लिए बहुत चुनौती भरा काम था। सदियों की सामाजिक व धार्मिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना था, गुलाम कौम में स्वाभिमान जगाना था। उन्होंने छुआछूत की बीमारी का सही ढंग से पता भी लगाया और उसकी दवा भी सही ढूंढी। उन्होंने इतिहास से यही शिक्षा पाई थी कि गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वह किसी का गुलाम है तो वह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएगा। अतः गुलामी का एहसास ही विद्रोह का जनक होता है। उन्होंने दलितों को सामाजिक दास्ता से मुक्ति के लिए 3 दवाएं बताई: खुद की सहायता खुद करना, स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं की इज्जत स्वयं करना।
4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकर्णी सभा की ओर से दलित वर्ग के हाई स्कूल के बच्चों के लिए सोलापुर में एक छात्रावास शुरू हुआ। सभा द्वारा इन विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र, लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। सभा ने एक मंथली मैगजीन विद्या विलास चलाई थी जिसमें विद्यार्थियों के लेख होते थे। इसी कड़ी में सभा ने मुंबई में बहिष्कृत विद्यार्थी सम्मेलन आयोजन भी किया। अछूत वर्ग अब पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनालिटी से आकर्षित हो चुका था, इन्हें अपना नेता मान चुका था। जो लोग शुरू में इनके साथ नहीं आते थे वे भी सक्रिय हो गए थे। अब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के गांव में जाकर सभाएं करने लगे। इस तरह वह अब जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे। 10 अप्रैल 1925 को बेलगांव जिले के निपाणी शहर में प्रांतीय बहिष्कृत परिषद का तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, महात्मा गांधी जितना महत्व हिंदू मुस्लिम एकता और खादी प्रसार को देते हैं उतना वह अछूतों को उद्धार को नहीं देते। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस और अमेरिका में गुलाम प्रथा के खिलाफ चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा, वहाँ हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज नई पीढ़ी इस बलिदान के मधुर फलों का आनंद ले रही है। यदि हम आज कुर्बानी देते हैं तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलता है। इस तरह राजनीतिक व सामाजिक विचारों द्वारा जागृत के तेज प्रयास कर रहे थे। निपाणी अधिवेशन के बाद उसी माह में रत्नागिरी जिले के मालवण नामक गांव में बॉम्बे प्रांतीय अस्पृश्य परिषद का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके बाद वे अपने कार्यकर्ता शिव तारकर के साथ गोवा होते हुए मुंबई लौटे। इन्हीं दिनों दक्षिण में रामास्वामी नायकर द्वारा चलाए जा रहे अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह की प्रशंसा की और उनका विवरण अपनी पत्रिकाओं में छापते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने तो आत्मसम्मान, आत्मसहायता, आत्म उत्थान का नारा दिया था। अब उनकी ओर लोग आकर्षित हो रहे थे। वे जगह जगह सभाओं में दलितों की सामाजिक व आर्थिक दयनीय दशा के कारण व निवारण के बारे में बताते थे। अप्रैल 1925 में ही जैजुरी नामक स्थान पर आयोजित बड़ी सभा में भाग लिया और अपने गरीब भाइयों को कहा कि वे अपने बसने के लिए बंजर भूमि की मांग करें ताकि वे सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकें। अब हर सभा को दूर दूर से बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन व सुनने आते थे। गरीब लोग फटे हुए मैले कुचले कपड़े पहनकर ही आते थे। स्त्रियों के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। सभी के चेहरे दीनहीन व मुरझाए होते थे। अभाव व गुलामी के जीवन की निराशा में झलक ही उनके चेहरे पर दिखती थी। यह देखकर अंबेडकर बहुत दुखी हो जाते थे। उनका मन रो पड़ता था, साथ में गुस्सा भी आता था, क्योंकि इस दीनहीन दशा के लिए वह काफ़ी हद तक स्वयं दलितों को जिम्मेदार मानते थे। दुखी होकर कहा, अरे तुम कितनी दुर्दशा में हो। तुम्हारे असहाय चेहरे देखकर, तुम्हारी दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय रोता है। इस दीनहीन और दयनीय दशा में जीने से तो मरना बेहतर है। इस दशा में जीकर तुम इस दुनिया में गरीबी, भूख और गुलामी का बोझ क्यों ढो रहे हो? तुम अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? अब भी मर जाओ तो तुम संसार का सबसे बड़ा उपकार करोगे। यदि तुम अपना उत्थान उन्नत नहीं कर सकते और अपने बंधन स्वयं नहीं तोड़ सकते तो मृत्यु का वरण करके इस दुनिया का भार तो हल्का कर सकते हो। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिंदा दिली बनकर जियो। इस देश की धन, धरती, सत्ता में हर छोटे और बड़े का बराबरी का अनुपात में तुम्हारा हक और हिस्सा है और उन्हें हासिल करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें आगे आना ही होगा। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा। यदि तुम अपना और इस देश का भला चाहते हो तो स्वयं की सहायता करो और अपना हक हासिल करो। ऐसी फटकार से अछूत लोग नाराज नहीं होते थे, बल्कि उस फटकार में जो अपनेपन की भावना थी उससे डॉक्टर अंबेडकर के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा प्रकट करते थे। अछूत लोग अपने बीच डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। 15 दिसंबर 1925 को भारत की करेंसी के बारे में उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के समक्ष गवाही दी थी, जिसमें देश के हित में मुद्रा संबंधी कई सुझाव दिए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हुंडी के स्थान पर सोने का परिणाम भारत के लिए ठीक नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद जलगांव, पनवेल और महाराष्ट्र से बाहर
अहमदाबाद में भी बहिष्कृत हितकर्णी सभा द्वारा हॉस्टल खोले गए। सन 1925 में ही अंबेडकर कोल्हापुर गए, जहां कोल्हापुर दरबार में खूब सत्कार हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें कोल्हापुर का दीवान पद पर आसीन होने का अनुरोध किया, लेकिन अंबेडकर ने यह पद स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन मीरज ने उनके मित्र ने दावत दी तो वहां सभी मित्रों ने बाबा साहब के साथ एक ही थाली में मांसाहार भोजन कर आपसी भेदभाव मिटाने का उदाहरण पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वकालत करते थे। शुरू में उनकी प्रैक्टिस बहुत कम होती थी। जातवादी लोगों ने उनके खिलाफ माहौल बना रखा था, जिसके कारण मुवक्किल बहुत कम आते थे। यहाँ तक कि कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती थी। ऐसे में मिस्टर जिनवाला के सहयोग से बैठने के लिए जगह मिली। वकालत से जो कमाई होती थी उसमें परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। इससे रमाबाई भी परेशान रहती थी, लेकिन वह संतोषी महिला कभी भी नहीं बोलती थी। एक बार तो बहुत मजबूरी में एक मारवाड़ी से पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे थोड़े ठीक केस मिले तो कमाई होने लगी। इन्हीं दिनों कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे आए, जिससे अंबेडकर का काफ़ी नाम हुआ। एक मुकदमे में पूना के कुछ ब्राह्मणों ने 3 गैर ब्राह्मणों पर मुकदमा दायर कर दिया कि तीनों ने एक पुस्तक छपवाई है जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों ने भारत को तबाह कर दिया। इससे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी योग्यता के साथ गैर ब्राह्मणों बागड़े, जेधे और जवालकर की वकालत की और अक्टूबर 1926 में जीत हो गई। इससे बम्बे हाई कोर्ट व कोर्ट से बाहर समाज में भी काफ़ी नाम मिला। इस तरह बैरिस्टर होने के कारण कई विशेष मुकदमों में भी डॉक्टर अंबेडकर ने नाम चमकाया। एक बैरिस्टर के रूप में उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। धीरे धीरे मुकदमे भी काफ़ी आने लगे। ज़्यादातर तो ऐसे मुकदमे होते थे जिनमें जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वे जीत लेते थे। डॉक्टर अंबेडकर उन दिनों भी बम्बई के परेल इलाके में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 2 कमरों में रहते थे, जहां वे अपने माता पिता के जीवित रहने के समय से रह रहे थे। इस चाल के चारों तरफ मजदूरों की बस्ती थी। इसी कारण वे मेहनतकश मजदूरों के सुख दुख को अच्छी तरह से समझते थे। वहां पर गांव के गरीब लोग न्याय के लिए आते थे। कई बार अंबेडकर को इनसे पूरी फीस भी नहीं मिलती थी, लेकिन वह गरीबों की पैरवी करते थे। कभी कभी तो गांव के लोगों को वहीं ठहराते थे और रमाबाई बाहर होती तो खुद खाना बनाकर खिलाते थे। वे खाना बनाने के भी होशियार थे। उनकी वकालत के लिए पास ही सोशल सर्विस लीग की बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे में ऑफिस था। इसी निवास पर मिलने के लिए एक बार छत पर साहू जी महाराज भी आ चुके थे। वकालत के साथ वे पार्ट टाइम लेक्चर भी देते थे। यदि वह चाहते तो वापस सिडेनहम कॉलेज में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन वह सामाजिक कार्यों में बाधक था। इसके अलावा बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर में भी मनोनीत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय होने के कारण उनकी वकालत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह अपना समय नहीं दे पा रहे थे। समय उनके पक्ष में नहीं था। जीवन में उतार चढ़ाव चल ही रहे थे। आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कई बार एक जगह बैठे हुए लंबे समय तक विचार में डूब जाते थे। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर के घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम राज रत्न रखा गया, लेकिन 1 माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। राज रत्न से पहले पुत्री का जन्म हुआ था, लेकिन वह भी बहुत छोटी उम्र में चल बसी। उसका नाम इंदु था। पुत्र शोक को सहन करना मुश्किल था। 6 अगस्त 1929 को मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में उन्होंने अपने 3 बेटों और 1 बेटी के निधन के कारण जीवन के नीरस हो जाने का उल्लेख किया। जीवन जैसे निस्वाद हो गया था। उनके दुख भरे उद्गार में लिखा, इस व्यथा ने मुझे जीवन की निरसता की सच्चाई मनवा दी है। मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न आसमान था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा है। दरअसल राजरत्न का निधन डॉक्टर अंबेडकर की गोद में हुआ था। पुत्र निधन के बाद वे काफ़ी विचलित हो गए थे। कई तरह के दुखों को झेल रही रमाबाई की तबीयत खराब हो गई, तो जगह में बदलाव के लिए पुत्र यशवंत व रमाबाई को कुछ दिनों के लिए अन्य जगह भेज दिया। इधर गरीब लोग कानूनी मदद के लिए बाबा साहब के पास आते थे तो नाम मात्र का पैसा लेते थे या मुफ्त में ही मदद करते थे। सन 1927 में कोरेगांव
के युद्ध स्थल के पास अछूत समाज की एक सभा हुई। इस ऐतिहासिक स्थान पर 2 जनवरी 1818 को, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 500 बहादुर महार सैनिकों ने बाजीराव पेशवा की फौज के 2500 सैनिकों को भीषण युद्ध में परास्त किया था। यहाँ आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण में कहा कि हमारे वर्ग के हजारों सैनिक बहादुरी के साथ ब्रिटिश सेना में लड़े, सेवा की, अनेक युद्धों में अपनी जान पर खेलकर सरकार को जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि महार सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था। यह कोई गर्व की बात नहीं है। ब्रिटिश फौज में भर्ती में जाना भूखे गरीब महारों की मजबूरी थी। हिंदू उन्हें नीच मानकर कुत्ते बिल्ली से भी हीन समझते थे। पेशवा फौज में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए रोजी रोटी के लिए ऐसा करना पड़ा और उसी सरकार ने महार जात को गैर लड़ाकू मानकर सेना में भर्ती पर पाबंदी लगा दी, जो हमारा अपमान है। इस अन्याय के खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हर सभा में शिक्षा पर जोर देते थे। इसके अलावा मरे पशु का मांस न खाने, शराब न पीने, सफाई से रहने व अपने आप को हीन न समझने के विचार भरते थे। धीरे धीरे अंबेडकर का नाम समाज के सरकारी क्षेत्र में भी चर्चित होने लगा। उनके सामाजिक जागृति के लिए आंदोलन के प्रगतिशील लोग सराहना करते थे। 1927 में ही उन्हें बम्बई सरकार ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर मनोनीत किया। इसी खुशी में बम्बई के दलित वर्ग के अध्यापकों ने परेल के दामोदर सभागृह में एक समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया और रुपए की थैली भेंट करी। अंबेडकर ने आयोजकों का आभार जताया और भेंट की गई राशि बहिष्कृत हितकर्मी सभा को भेंट कर दी। डॉक्टर अंबेडकर के जन आंदोलन व सभाओं से अछूतों में जागृति आ रही थी। 18 फरवरी 1927 के दिन उन्होंने बॉम्बे असेंबली के मेंबर के रूप में शपथ ली। उनको साथ ही मेघवाल समाज के डॉक्टर सोलंकी भी अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए थे। 28 फरवरी को बम्बई विधानमंडल में अपना पहला ओजस्वी भाषण बजट पर दिया। आय व्यय व सुविधाओं पर उनका पहला भाषण ही इतना प्रभावशाली था कि सदस्यों में उनकी विद्वता व प्रतिभा को सभी ने सराहा। 10 मार्च 1927 को उन्होंने शराबबंदी व अर्थव्यवस्था पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। अपने भाषणों में वे समाज में बढ़ रही आर्थिक विषमता के खतरों से सचेत रहते थे तथा वंचित समाज में शिक्षा के प्रचार पर जोर देते थे। उन्हीं दिनों छत्रपति साहू जी महाराज का 300वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। बदलापुर में आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत विद्वान पलाय शास्त्री ने डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत कर भाषण के लिए आमंत्रित किया। अपने भाषण में उन्होंने शिवाजी महाराज का यशोगान किया और कहा, अपनी वीरता के बल पर प्राप्त किए गए स्वराज को महाराष्ट्र क्यों गंवा बैठा। जातीय विषमता और पेशवाई के प्रति द्वेष ही इसके मूल कारण थे। महाड़ सत्याग्रह। महाड़ गांव के चौदार तालाब के पानी के उपयोग का सत्याग्रह। अंबेडकर हिंदू समाज में भेदभाव व विषमता की खाई को पाटकर एकता व समता का वातावरण पैदा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने संवाद भी किए, लेकिन रूढ़वादी लोगों की मानसिकता बदल नहीं पा रही थी। इसलिए यह तय किया कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना जरूरी है और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। बॉम्बे असेंबली में मेंबर बनने के बाद यह अवसर मिला था। 1923 में महाराष्ट्र में समाज सुधारक सीताराम बोले ने बम्बई काउंसिल में यह प्रस्ताव पास कराया था कि सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, कोर्ट, विद्यालय, अस्पताल, ऑफिस, कुएं, जलाशय, पनघट आदि स्थानों का उपयोग अछूत वर्ग को भी दिया जाए। बम्बई सरकार ने इसके आदेश निकाल दिए। इस आदेश के अनुसार 1924 में कोलाबा जिले के महाड़ गांव की नगर पालिका ने चौदार तालाब के पानी का उपयोग करने का अधिकार अछूतों को दिया, लेकिन सवर्ण हिंदुओं के भय के कारण अछूत लोग तालाब के पानी को छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। हालांकि मुसलमान व ईसाई लोगों को अनुमति थी। सवर्ण हिंदुओं ने तय कर दिया था कि किसी भी दशा में अछूतों को तालाब का पानी छूने नहीं देंगे। कानून के बावजूद सामाजिक व्यवहार में अछूतों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आने दिया जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पीने के मानवीय अधिकार को हासिल करने की तैयारी की, जिससे लोगों को इसका एहसास हो सके। महाड़ इलाके में फौज से रिटायर्ड महाड़ जात के लोग भी रहते थे। यहाँ बसे लोगों में सामाजिक चेतना भी थी।
महाड़ गांव भी बाबा साहब का जाना पहचाना था। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ फौज से रिटायर अछूत समुदाय के लोग रहते हैं और यदि पानी के अधिकार के लिए कोई आंदोलन किया तो वे अनुशासन के साथ जरूर साथ देंगे। आखिर इस अधिकार को पाने के लिए कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत नेताओं ने 19 व 20 मार्च 1927 को महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जात परिषद की ओर से एक सभा का आयोजन किया। इसके लिए काफ़ी प्रचार किया गया और महाराष्ट्र व गुजरात से भी अछूत स्त्री पुरुष महाड़ गांव पहुंचे। उस समय लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। आयोजन में पानी की दिक्कत न हो इसके लिए पहले से ही अछूतों ने 40 रुपये का पानी खरीद लिया। महाड़ गांव के हिंदू देवता वीरेश्वर के नाम पर पंडाल बनवाया गया। लोगों में बड़ा उत्साह व जोश था। जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ऊंच नीच जात पात के कारण हिंदुओं की और सेना में अछूतों की भर्ती पर रोक के लिए ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अछूत समाज को कहा, इस धरती पर हमारा भी बराबर का हिस्सा व हक है, इसलिए इसे पाने के लिए संघर्ष करो। हमेशा इस दयनीय दशा में नहीं रहना है। मरे पशु का मांसाहार बंद करो, सवर्णों का जूठा भोजन मत खाओ तथा हीनता की भावना से निकलकर अच्छा रहन सहन रखो। खेती करो, उद्यम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारी संतानें तुमसे अच्छा जीवन बिता सके। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य के माता पिता और पशु के नर मादा में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको अपने अधिकार व आज़ादी कोई थाल में सजा कर नहीं देगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को अपने अधिकार व अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन के पहले दिन 19 मार्च की रात को विषय नियामक समिति ने यह फैसला लिया कि 20 मार्च की सुबह चौदार तालाब से पानी पीने के लिए अछूतों के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिया जाए। यह विडंबना ही थी कि एक अछूत धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान हो जाने पर तालाब को पानी छू सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में रहते हुए कोई अछूत तालाब के पानी को छू नहीं सकता था। यही नहीं, वहाँ वे जाकर पानी भी पी सकते थे, लेकिन केवल अछूतों के लिए कड़ी मनाही थी। दूसरे दिन सुबह तालाब से पानी पीने का प्रस्ताव पास हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हम अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए तालाब पर जा रहे हैं, लेकिन आपको हर हालत में शांत रहना है। सदियों से चल रहे इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए रौंदे गए लोग जोश के साथ चल पड़े। सुबह बाबा साहब के नेतृत्व में लगभग 5000 स्त्री पुरुष का जुलूस 4-4 की कतार में बड़े नियंत्रित ढंग से तालाब की ओर चल पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर और अछूतों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी। वे पहली बार इतने बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। वे हिंदू समाज के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे थे। सदियों से सोए व दबे हुए समाज में स्वाभिमान की अलग जगा रहे थे। साथ ही सामाजिक क्रांति का उद्घोष करते हुए सवर्ण हिंदू समाज को समय के अनुसार बदल जाने की सूचना भी दे रहे थे। महाड़ की गलियों से होता हुआ अनुशासित हजारों लोगों का यह जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से तालाब के किनारे पहुंचा। हर व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ था, प्रफुल्लित था। तालाब के किनारे खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक नज़र अपने भाइयों व बहनों पर डाली और फिर बैठकर तालाब का पानी अपने हाथों की अंजलि में लेकर पिया। उनके बाद कई लोगों ने तालाब का पानी पीकर अन्याय के भेदभाव की बेड़ियां तोड़ डाला। इसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल की ओर लौट आया। सभी के चेहरे पर उत्साह व आनंद से चमक रहे थे। अछूतों के इस कदम को भला सवर्ण हिंदू कहाँ सहन करने वाले थे। उन्होंने चारों ओर अफवाह फैला दी कि अछूत लोग गांव के वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, धर्म पर संकट आ गया है। इस अफवाह से हिंदू सवर्णों में गुस्सा फूट गया। घटना के 2 घंटे बाद वे हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर दौड़े और हजारों सवर्ण हिंदू महाड़ की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर खड़े हो गए। उन्होंने यह नारा फैलाया कि अब धर्म नहीं बल्कि उनके ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में हैं। उस समय अधिकतर अछूत तो महाड़ से चले गए थे। कुछ महाड़ के बाजार में घूम रहे थे,
कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे, कुछ गांव जाने की तैयारी में थे। कट्टर हिंदुओं ने जहां कहीं भी स्त्री पुरुष मिले उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जो भोजन कर रहे थे उन पर डंडे बरसाए और फिर उनके भोजन को मिट्टी में मिला दिया। भगदड़ मच गई। स्त्रियों व बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत से अछूतों ने मुसलमानों के घरों में शरण ली। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ट्रेवल्सर बंगले में ठहरे हुए थे और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और इस घटना से अनभिज्ञ थे। घटना की जानकारी पुलिस थाने ने दी, जो हालात पर काबू नहीं पा सका। अंबेडकर ने पुलिस को कहा कि पुलिस हिंदुओं को काबू करे और मैं अपने लोगों को संभालता हूँ। वे तुरंत अपने साथियों के साथ पंडाल की ओर दौड़े। कुछ गुंडों ने रास्ते में उन पर भी हमला कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि वीरेश्वर मंदिर में हम न जाना चाहते थे और न जाने का इरादा है। यह कहकर डॉक्टर अंबेडकर पंडाल की ओर चल पड़े। वहाँ देखा तो पंडाल गिरा दिया गया था। भोजन मिट्टी में मिला पड़ा था। बर्तन बिखरे हुए थे। कुछ घायल अछूत जमीन पर पड़े कहर रहे थे। उन्होंने जल्दी घायलों के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था करवाई और ढाढ़स बंधाया। इस हादसे में पीएन राजभोज भी घायल हुए थे, जो 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उस समय कुछ रिटायर्ड फौजी महार जोशी भी आ गए थे। वे श्रमण हिंदुओं से बदला लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंबेडकर ने समझाया कि सत्याग्रह में बदला नहीं लिया जाता। खुद बाबा साहब का भी खून खौल उठा था, लेकिन उन्हें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना था। इसलिए अपने साथियों को भी कहा कि गुस्से को पी जाएं और शांत रहें। इस जुलूस में अफगान युद्ध और कई युद्धों में बहादुरी से लड़े रिटायर्ड फौजी भी थे। यदि उन्होंने सवर्ण हिंदू उपद्रवियों हिंदुओं पर जवाबी हमला बोल दिया होता तो उन्हें जान के लाले पड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत शांति के साथ अपने नेता बाबा साहब के आदेश को मानकर विरोधियों की लाठियों को सहन करते हुए और सहनशीलता की कसौटी पर खरे उतरे। बाद में कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 5 को सुनवाई के बाद 4-4 महीने की सज़ा मिली। वहाँ 2 दिन रुके और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर 23 मार्च को मुंबई चले गए। 23 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौटे तो परिजन चिंतित थे। रमाबाई ने तो 2 दिन तक से खाना भी नहीं खाया था। उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही महाड़ के दंगे की खबर महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंच चुकी थी और हर ओर इसकी चर्चा हो रही थी। कुछ प्रगतिशील विचारों के समाचार पत्रों ने डॉक्टर अंबेडकर की इस साहसपूर्ण सत्याग्रह की प्रशंसा की और सवर्ण हिंदुओं के आक्रमण की निंदा की, तो कुछ ने विरोध भी किया। महाड़ में सवर्ण हिंदुओं के हिंसात्मक व्यवहार से डॉक्टर अंबेडकर के दिल पर गहरी चोट पहुंची, लेकिन वह निराश नहीं हुए। उन्हें और अछूतों को इस बात का संतोष था कि उन्होंने तालाब के पानी को छूकर मानवीय अधिकार का उपयोग किया। महाड़ सत्याग्रह की यह घटना अछूतों के स्वाभिमान को जागृत करने वाली साबित हुई। उसमें नया साहस व जोश पैदा हुआ। इससे अछूत समाज ने संघर्ष के महत्व व इसकी ज़रूरत को समझा। उन्हें यह एहसास हो गया कि संघर्ष के बिना अधिकार नहीं मिल सकते और संगठन के बिना संघर्ष नहीं किया जा सकता। इसके बाद अछूतों ने मरे हुए पशुओं को उठाना बंद कर दिया और जूठा खाना भी छोड़ दिया। उधर महाड़ के हिंदुओं ने घोषणा कर दी कि अछूतों द्वारा चौदार तालाब का पानी छूने से वह अपवित्र हो गया, इसलिए तालाब को शुद्ध करने का संस्कार किया जाए। इसके तहत 108 घड़े पानी तालाब से निकालकर बाहर फेंक दिया और पंचगंग, गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी से भरे हुए कुछ घड़े पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ तालाब में डाले गए और कथित रूप से शुद्ध करने का कर्मकांड किया गया। इसके बाद सवर्ण लोग पहले की तरह तालाब के पानी का उपयोग करने लगे। महाड़ सत्याग्रह पर दामोदर सावरकर ने एक पत्रिका में लिखा, अपने धर्म बंधुओं को बेवजह पशु से नीचे समझना और अछूत मानना मनुष्य जाति व स्वयं का अपमान करना है। अपने धर्म और खून से हिंदू व्यक्ति के स्पर्श से पानी अपवित्र हो जाता है, यह विचार माना ही नहीं जा सकता। सावरकर ने अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह को न्यायपूर्ण संघर्ष बताया।
मानवीय हकों को हासिल करने के लिए शुरू किया गया यह पहला आंदोलन था। हिंदुओं के इस हिंसात्मक व घृणित व्यवहार से डॉक्टर अंबेडकर के दिल पर गहरी चोट पहुंची, लेकिन वे किसी भी सूरत में निराश नहीं हुए। वे जानते थे कि सदियों से जमी रूढ़ियों पर चोट करने वाले व्यक्ति पर रूढ़वादी समाज आघात करता है, इसलिए वे इसका सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें और अछूतों को इस बात का संतोष था कि उन्होंने तालाब के पानी को छूकर अपने नागरिक अधिकार का समर्थन कर उपयोग किया। इससे उनमें तथा साथियों में नया साहस व जोश पैदा हुआ। अछूतों के उद्धार के आंदोलन में महार सत्याग्रह एक नई दिशा की ओर रखा कदम था, जो अछूतों की मानसिक क्रांति का परिचायक था। इससे अछूत समाज में संघर्ष के महत्व तथा जरूरत को समझा। उसमें स्वाभिमान की भावना पैदा हुई। उन्हें एहसास हुआ कि संघर्ष के बिना छिने हुए अधिकार नहीं मिल सकते और संगठन के बिना संघर्ष नहीं किया जा सकता है। सभी श्रोतागण बंधुओं से अनुरोध है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमयी जीवन गाथा का शेष भाग आप भाग 4 में सुने। भाग 4 में जाने के लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके भाग 4 में पहुंच सकते हैं और भाग 4 को सुन सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।